नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक सामान्य सा आपकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है और यहाँ से आपके चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आपका आरपीएससी हो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देता है। तो शुरू करते हैं अपने आज की इस टॉपिक को। इसके अंदर अपनी बेसिक जानकारी रहेगी कि आनुवंशिकता क्या होती है, इसकी कुछ प्रावासिक शब्दावली है उनके बारे में, और इसके अलावा जो ग्रेगर जॉन मेंडल है जिनको आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने बिल्कुल सामान्य से एडवांस की तरफ चलेंगे अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जो अपना टॉपिक है उसी के बारे में, यानी टॉपिक की जो डेफिनेशन है वो क्या है। यानी आनुवंशिकता यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं बोलो? हेरिडिटी। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। अब सबसे पहले बात आती है ये शब्द किसने दिया, ये पूछा जाता है। जो डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारा का सारा आपके पीवाईक्यू में आया हुआ डाटा ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता जो शब्द है वो स्पेंसर ने दिया। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्पेंसर। कब? 1863 में। याद हो जाएगा। उसके बाद आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण ही आनुवंशिकता कहलाता है। समझ आई होगी बात कि आनुवंशिक जो लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। कहने का मतलब आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो लक्षण अपने को अपने माता पिता से मिलते हैं। जैसे अपना चेहरा अपने माता पिता से मिलता जुलता है, आंखें होती है उनका कलर हो गया, या आपके बाल हैं, या जो आपकी जो बोलने की जो टोनिंग है, वो सारी चीजें जो है अपने पेरेंट्स से रिलेटेड होती है। तो ये जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हीं लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं, यानी हेरिडिटी कहते हैं। बात समझ आ गई होगी। आगे देखिए आनुवंशिकी। अगला जो शब्द है आनुवंशिकी, ये आनुवंशिकता था, ये आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है ना, ये जो शब्द है किसने दिया? जो जेनेटिक शब्द है ये किसने दिया? ये दिया था बैटसन ने। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम क्या है? बैटसन। कब दिया? 1905 की बात। कब की बात है? 1905 की। अब होता क्या देखो, जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी क्या होता है? बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता। आनुवंशिकता का मतलब जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और विभिन्नता का मतलब होता है कि जैसे पहली पीढ़ी में जो लक्षण थे उनमें से कुछ लक्षण लोप भी तो हो जाते हैं। 100% थोड़ी अगली पीढ़ी में जाते हैं। जो लक्षण विलोप हो गए उनकी जगह कोई नई लक्षण आ गया, वो होगी आपकी विभिन्नता यानी अलग। तो विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना आनुवंशिकता कहलाता है, जबकि इनका अध्ययन क्या कहलाता है? आपके आनुवंशिकी यानी जेनेटिक कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिएगा, आगे अपने को पढ़ना क्या है। अब बात आती है, ये क्वेश्चन पता नहीं बोर्ड ने कितनी बार पूछ लिया। क्या है? आनुवंशिकता के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, बड़ा बड़ा लिख भी रखा है आपके सामने, कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है। और इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी जा चुकी है आपके। ठीक है ना, 22 जुलाई 1822 के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? देश का नाम है ऑस्ट्रिया, और उसके अंदर आपके प्रांत है हेजनडॉर्फ। कौन से प्रांत में? हेजनडॉर्फ प्रांत में। और उनके गांव का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, सिल्सियन गांव। गांव कौन सा था? सिल्सियन। ये आपके 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट डाटा जो है वो दे रखा है। इसके अलावा आपके जो 10th की आरबीएससी की बुक लगती थी उसमें भी ये डाटा आपको दिया हुआ है। यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगली बात करें इनके बारे में, ग्रेगन जॉन जो मेंडल है इनके बारे में बात करें तो ये ब्रून शहर के अंदर आपके क्या थे? चर्च के अंदर पादरी थे। क्या थे? ब्रून शहर में चर्च में पादरी थे। मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे चर्च में पादरी होते हैं। आगे बात करें तो इन्होंने किस पर प्रयोग किए? तो इन्होंने जिस पौधे पर प्रयोग किए उस पौधे का नाम क्या था? उसका नाम था जी उद्यान मटर। एक बार क्वेश्चन आया पेपर में कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किए। ऑप्शन देखना बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं। पहला ऑप्शन था जंगली मटर। ठीक है।
दूसरा ऑप्शन था मीठा मटर, ठीक है। अगला ऑप्शन था उद्यान मटर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अपने बस इतना याद है कि मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया। अब इनमें से बताओ मटर कौन सी मटर है ना? कमेंट करके बताना जरा। तो आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है ना, उद्यान मटर पे प्रयोग किए थे। किस पे? उद्यान मटर पे। कई बार ये भी नहीं लिखता, इनके अलावा इसका साइंटिफिक नेम जो है, या आप कह सकते हो बॉटनिकल नेम जो है वो लिख देता है। तो इसका बॉटनिकल नेम याद कर लेना, पाइसम सेटाइवम। आप बोल भी सकते हो दो चार बार मटर के, अगर आपको चाहिए तो मटर की जगह आप क्या नाम यूज कर सकते हो? पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। जैसे अपना अगर मैं वैज्ञानिक नाम पूछूं तो क्या है? अपना नाम है होमो सैपियंस। वी आर होमो सैपियंस, ठीक है ना? अपना नाम क्या है साइंटिफिक नेम? होमो सैपियंस, ठीक है। आगे देखिए अगली बात जो है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मेंडल ने कितने सालों तक प्रयोग किए? 7 वर्ष तक प्रयोग किए। कितने साल तक प्रयोग किए ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। 7 वर्ष तक कितने लक्षणों पर प्रयोग किया? 7 लक्षणों पर। मटर के कितने लक्षण चुने थे? 7 ही लक्षण थे और 7 ही साल थे। याद रख लोगे ना? अगली बात है, इन्होंने अपनी जो आपकी रिसर्च थी उसको किस में छुपवाया था? वहां पे लोकल एक जो है पेपर चलता था जिसके अंदर उन्होंने छुपवाया, तो उनका शोध पत्र जो है कौन सी पत्रिका में छुपवाया गया ये भी पूछा जा चुका है। तो वो पत्रिका थी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसका नाम क्या था? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यानी सिंपल सी अपने जैसे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर अखबार चलता है ना, वैसे ये वहां का क्या था? एक अखबार था, ऐसे मान लो। इसका नाम याद रखना है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। अगला देखो, आनुवंशिकता के इन्होंने क्या दिए थे? नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इन्होंने 3 नियम दिए। कितने? 3। गति के भी कितने नियम है? 3 नियम है। और मेंडल के भी कितने नियम है? 3 ही नियम। और इनके नियमों को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडल के नियमों को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है, ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अब तक तो। उसके बाद बात आती है कि मेंडल के सफलता के क्या कारण रहे होंगे, कि मेंडल जो है जिन्होंने प्रयोग किए वो सफल कैसे हुए, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, मेंडल के सफलता के कारण की हम बात करें तो सबसे पहला कारण क्या था? एक समय में एक ही लक्षण पर प्रयोग किया। एक समय में कितने लक्षण प्रयोग किया? एक ही लक्षण पर प्रयोग किया। ये बात अगर आप भी अपनी लाइफ में डाल लेते हो तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि अपने क्या करते हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 4th ग्रेड आ गई वो भी कर लूँ, 1st ग्रेड भी कर लूँ, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, यानी सबकी तरफ भागते रहते हैं। लेकिन अगर आप भी मेंडल की तरह एक के ऊपर ही फोकस रखोगे, एक समय में एक ही लक्षण पर यानी एक ही भर्ती पर अगर फोकस रखोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर है ना? समझ आ रही बात? तो मेंडल की तरह आप भी क्या करो, एक समय में एक ही लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कीजिए, है ना? यानी मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण को क्या किया था? प्रयोग किया था। अगला है सांख्यिकी विश्लेषण। उन्होंने अपने प्रयोगों को किससे लिखा? सांख्यिकी विश्लेषण। यानी एक ऐसे सारणी बनाई, उस सारणी के अंदर जैसे अपने लिखते हैं ना, यहाँ पे लक्षण लिख लिया, उसके बाद में बारंबारता, जैसे माध्यमात्मक बहुलक की टेबल होती है वैसे, जैसे उसने लिख दिया रंग, पीला है तो पीला लिख दिया, हरा है तो हरा, यानी एक स्टेटिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग जो है एक टेबल बना के उन्होंने डाटा को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। दूसरा कारण ये था। तीसरा था सही पादप का चुनाव। उन्होंने कौन सा पादप चुना था बताइए? आप कहोगे मटर। मटर भी कौन सा? उद्यान मटर। कौन सा मटर? उद्यान मटर। और इसका वैज्ञानिक नाम अभी बताया आपको क्या है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मटर तो सबको याद रहता है, ये उद्यान मटर भी याद रह जाएगा आपको, है ना? आगे देखिए, मटर के पादप का चयन क्यों किया? बात है कि सही पादप का चुनाव किया, तो कौन सा पादप चुना? मटर चुना। मटर को ही क्यों चुना? बहुत सारे पादप थे, मटर को क्यों चुना? इसके पीछे भी कुछ कारण थे। देखो कौन कौन से कारण थे, ये भी पेपर वाला पूछता है आपसे। तो देखो, पहला है एक वर्षीय पादप। कैसा पादप है ये? एक वर्षीय। अगला है द्विलिंगी पादप है, यानी कि एक तो इसमें पुंकेसर होता है, ठीक है, और एक इसमें क्या होता है? स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर। अब आप कहोगे ये दोनों क्या होते हैं? देखो, ये तो नर जननांग को जो है डिनोट करता है, और ये किसको करता है? मादा जननांग को डिफाइन करता है। तो दोनों ये एक साथ होते हैं तो उसमें परागण करवाना क्या होता है? आसान होता है। परागण का मतलब है कि जो नर
यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को करना आसान होता है। अगला है पर परागण। पर परागण का मतलब है कि अपने कृत्रिम विधि से उनके अंदर परागण कराया जा सकता है। कृत्रिम विधि से भी परागण करवाया जा सकता है। यानी कि उसके अंदर आपने मान लिया कि ये जो पुंकेसर है सही नहीं है, इनको काट दिया जाएगा और फिर अपनी तरफ से स्त्री केसर पर पुंकेसर से जो है जो आपके बीजाणु होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, जिससे उसके अंदर संकरण हो जाता है, जिससे एक नए पादप का जन्म होता है। क्लियर है ना? द्विलिंगी पादप है, एक वर्षीय पादप है, पर परागण करवाया जा सकता है। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ये है विप्रयासी लक्षण। क्या है? विप्रयासी लक्षण। विप्रयासी लक्षण का मतलब है एक ही गुण को दो अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई के अंदर उनको दो लक्षण दिखाई दिए, एक तो दिखाई दिया बौना और एक दिखाई दिया लंबा, है ना? इस तरह से हर एक लक्षण के लिए उसके अंदर दो दो का ग्रुप बन रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं? विप्रयासी लक्षण कहते हैं। बात समझ आई कि मेंडल के सफलता के कारण क्या थे और मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, बाकी पौधे क्यों नहीं चुने, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। कमेंट करो जल्दी से कि आपको ये बात समझ आई या नहीं आई। चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मेंडल द्वारा चुने गए विप्रयासी लक्षण कौन कौन से हैं? अब अपने लक्षणों की बात करते हैं कि मेंडल साहब ने कौन कौन से लक्षण जो है वो चुने थे। तो देखो, मेंडल ने 7 लक्षण चुने, अभी पढ़ा था 7 वर्ष 7 लक्षण, एक साल में एक। समझ गए बात को? अब देखो, सबसे पहला जो लक्षण है वो है पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई बोल दो, लंबाई बोल दो, है ना? तो इसमें आपको दो प्रकार के लक्षण मिलेंगे, एक तो प्रभावी लक्षण होता है और एक अप्रभावी। जो पहली पीढ़ी में लक्षण दिखाई देता है वो तो प्रभावी लक्षण कहलाता है, जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आपको याद रखना है इनको किस तरह से डिनोट करते हैं। पादप की ऊंचाई, लंबा पौधा है वो प्रभावी लक्षण है और बोने का जो है वो क्या है? अप्रभावी माना गया। फिर है पुष्प की स्थिति, यानी पुष्प कैसे लग रहा है? पुष्प की स्थिति में एक तो कक्षीय है और एक अग्रस्त है। आपको इनका मतलब क्या है? इनका मतलब सीधा सा ये है कि मान लो ये आपका क्या है जी, ये आपका कोई पौधा है, ऐसे मान लो आप, ये कोई क्या है? आपका पौधा मान लो, ठीक है जी। इस पौधे के अंदर आपके क्या है? ये आपके क्या निकली हुई है जी? शाखाएं निकली हुई है ना? ये आपके क्या निकली हुई है जी? शाखाएं निकली हुई, ठीक है, ऐसे मान लो, है ना? एक शाखा और निकाल देते हैं, आप नाराज मत होना, ठीक है ना? तो ये आपके क्या बन गया? पादप बन गया। अब इसके अंदर मान लो ये जो पुष्प हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं? आपके इस जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एंडिंग पे ही लगे हुए हैं। तब तो वो कौन सा हो गया आपके? वो तो हो जाएगा आपके अग्रस्त। अगर वो मान लो आपके इस जगह पे डायरेक्ट इसी एक ही आपके ब्रांच है, उसी ब्रांच के ऊपर पादप आ रहे हैं, तब वो क्या होते हैं जी? कक्षीय होते हैं। याद रख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, अगला जो है आपके पास में, अगला जो लक्षण लिया उन्होंने वो है पुष्प का रंग। पुष्प जो है वो दो रंग के मिलेंगे आपको, या तो बैंगनी मिलेंगे या वो कैसे मिलेंगे जी? सफेद मिलेंगे। या तो बैंगनी मिलेंगे या क्या मिलेंगे? सफेद मिलेंगे। अगला है परिपक्व फली की आकृति कैसी है? फली जो होती है, मटर की जो फलियां होती है वो कैसी होगी? या फूली हुई जो है वो तो प्रभावी लक्षण है, जबकि सिकुड़ी हुई जो है वो कैसा लक्षण है? बोलो, अप्रभावी लक्षण है। क्लियर है ना? आगे है अपरिपक्व फली का रंग, यानी ये तो पकी हुई फली है, ये बिना पकी हुई फली का रंग कैसा होगा? अगर प्रभावी की बात करें तो हरा, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ मटर जो है वो हरी होगी, और जो अस्वस्थ है, जो रोगीली है, वो पीली होगी। यानी जो सही नहीं है, यानी जो अप्रभावी लक्षण है, कम दिखाई देता है, वो पीलापन होगा। अगला है बीज की आकृति। जो बीज बनेगा वो उसकी आकृति कैसी होगी? गोल होगा या झुर्रीदार? गोल का मतलब बिल्कुल इस तरह से स्मूथ चिकना होगा, और जो आपके झुर्रीदार होगा उसके अंदर इस तरह से झुर्रियां पड़ी हुई होती है बीज के अंदर, ठीक है ना? तो इस तरह से झुर्री वाला झुर्रीदार बोलते हैं, और इस तरह से स्मूथ होता है उसको गोलाकार। तो ये तो हो गया गोलाकार, और ये आपके क्या हो गया? अप्रभावी झुर्रीदार हो गया। फिर बात करें बीज के रंग की, बात करते हैं तो बीज के रंग में प्रभावी लक्षण माना गया पीला, और अप्रभावी क्या माना गया? हरा माना गया। प्रभावी तो कौन सा है? पीला, येलो, और जो ग्रीन है वो क्या है आपके? अप्रभावी है, ठीक है ना? क्लियर है? तो देखो बिल्कुल 7 लक्षण है, कौन कौन से? पादप की ऊंचाई है, फिर पादप पुष्प की स्थिति है, पुष्प का रंग है, परिपक्व फली की आकृति है, अपरिपक्व फली का रंग है, बीज की आकृति है, और बीज का क्या है जी? रंग है। ये 7 लक्षण जो है मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर देखे थे, ठीक है ना? बात समझ गए होंगे, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कुछ आनुवंशिक शब्दावलियों की, बात करते हैं
कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने को आगे काम आएंगे जब अपने मेंडल के नियम पढ़ेंगे, है ना। तो उन शब्दों को समझ लेते हैं। कई बार इन शब्दों के बारे में भी छोटी छोटी जो है क्वेश्चन बना के, ऑप्शन बना के आपसे पूछ देता है। तो देखिएगा, शुरू करते हैं अपने। सबसे पहली जो शब्दावली के अंदर शब्द है वो है जीन। क्या है? जीन शब्द है। पहले तो ये शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। कौन सा? जॉनसन। वैज्ञानिक का नाम जॉनसन याद रखना, जिन्होंने जीन शब्द दिया। नाम वैसे याद रख लोगे, जैसे जीन है जैसे जॉनसन है ना, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीन क्या है? एक ऐसी इकाई है जो क्या करती है, जो लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है? ये स्थानांतरण करती है। यानी कि एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण करने के लिए जिस इकाई की आवश्यकता होती है, उस इकाई को क्या कहा जाता है जी? जीन कहा जाता है। ये सबसे छोटी इकाई है आनुवंशिकता की, ठीक है ना, याद रख लोगे। उसके बाद बात आती है युग्म विकल्पी, जिसको कहा जाता है एलील। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, जबकि हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। इसका मतलब ये है किसी भी एक लक्षण को डिनोट करने के लिए उसमें दो विकल्प उपस्थित होते हैं। किसके लिए? एक लक्षण के लिए उसमें दो विकल्प उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने कहा पौधा लंबा है, पौधा क्या है जी? लंबा है, उसमें आपको कैपिटल टी दो टी मिलेंगे। और अगर मैं कहूँ पौधा क्या है जी? बोना है, तो बोने के लिए भी आपको दो मिलेंगे, एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी, है ना। तो इस तरह से आपके पास ऐसा भी हो सकता है एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, है ना। इस तरह से आपको युग्म के रूप में, यानी कि जोड़े के रूप में आपको क्या मिलेंगे? लक्षणों के जो प्रतीक है वो मिलेंगे। तो इसी को ही क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी। युग्म के अंदर होगी और विकल्प होगा। विकल्प का मतलब इन दोनों में से एक ही आगे जाएगा, इन दोनों में से एक ही आगे जाएगा, इन दोनों में भी टी या टी में से कोई एक ही अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण होगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है ना। तो ये हो गए युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो समयुग्मजी होंगे या विषम युग्मजी होंगे। अब ये क्या मामला है? देखो, सम का मतलब होता है समान, समान यानी एक जैसे होंगे तब तो वो युग्म कैसे होंगे? सम युग्मजी। अगर वो विषम अलग अलग है तब वो क्या होंगे? विषम युग्मजी होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिखा? जैसे कैपिटल टी लिखा, दोनों एक जैसे है ना, बिल्कुल है, तो ये सम युग्मजी है। ये भी क्या है? सम युग्मजी है। ऐसे मैंने कैपिटल वाई या स्मॉल वाई लिख लो पहले, फिर कैपिटल वाई लिख दो, ये भी आपके क्या है जी? सम युग्मजी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि समयुग्मजी क्या होते हैं, है ना। अब बात करें विषम युग्मजी, अलग अलग होंगे, एक कैपिटल आएगा और एक स्मॉल आएगा, ये विषम हो गए। ऐसे मैंने कहा एक कैपिटल वाई आ गया, एक स्मॉल वाई हो गया, है ना। ऐसे लिख दे अपनी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, कुछ भी लिखो आप। जो एक लक्षण है उसको कैपिटल से शो करते हैं, दूसरे लक्षण को स्मॉल से। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तब उसको कहते हैं विषम युग्मजी। क्या कहा जाता है? बोलो, विषम युग्मजी। बात समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लक्षण प्रारूप और एक है जीन प्रारूप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि जीन प्रारूप क्या है, लक्षण प्रारूप क्या है। देखो, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनका डाटा जो है वो पूछा जाता है ना। तो डाटा समझने के लिए पहले ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो लक्षण प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप और जीन प्रारूप को बोलते हैं जीनोटाइप। जीन को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, और लक्षण प्रारूप को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। अब सिंपल सी बात है, एक तो होता है आपके आनुवंशिक लक्षण जो है, आंतरिक गुण जो है वो हो गए, एक आपके बाहरी शरीर का ढांचा हो गया, वो चीज होगी। अब देखो, आपके बाहर से शरीर के बाहरी गुणों को देखकर अगर अपने कुछ डाटा जो एकत्रित कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे लक्षण प्रारूप। क्या कहेंगे जी? लक्षण प्रारूप। जिन्हों को नहीं देख रहे कि शुद्ध है या अशुद्ध है, उनको नहीं देख रहे हैं, बाहरी ढांचा देख रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप कहलाएगा। ठीक है जी। अगर आप जीनों के बारे में यानी उसकी गहराई से जांच करते हैं और जीनों के बारे में जानते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उन जीन एक एक जीन को चेक करवाते हैं, तब वो आपको जो डाटा मिलता है, जो जानकारी मिलती है ना, उसको आप क्या कह सकते हो? जीन प्रारूप कह सकते हो। अब आपके पास में दो चीजें आती है यहाँ से, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में से। एक तो आपको पूछा जाता है एक संकर संकरण में, एक संकर संकरण, ठीक है, और एक पूछा जाता है द्विसंकर संकरण। यानी एक संकर संकरण में जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, और फिर द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होता है। ये चीज अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं, वही बात कर लेंगे, ठीक है ना। आगे फिर से वही आगे प्रभावी हो रहा है, प्रभावी लक्षण पहले भी चर्चा कर चुके हैं।
वे लक्षण जो पहली पीढ़ी में दिखाई देंगे वो तो प्रभावी है, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उन लक्षणों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अप्रभावी। क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। फिर बात आती है जो अभी बात कर रहे थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो इसके अंदर देखिए, अगर आप किसी, आपके पास में जैसे मटर के कितने लक्षण थे जी, 7 लक्षण थे, उनमें से किसी एक लक्षण को अगर आप लेके अध्ययन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको लेकर आप अध्ययन कर रहे हो, तब आपका संकरण कौन सा होगा। संकरण का मतलब होता है क्रॉस करवाना, यानी जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, ये लंबेपन को शो कर रहे हैं, ये बोनेपन को, यानी एक तरह से एक ही लक्षण है और देखिए ऊंचाई, इनको शो कर रहा है। यहाँ से एक जीन आया, यहाँ से एक जीन आया, इनसे क्या बनेगा, इसका अध्ययन करना है, यानी एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, तब उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। किसी एक लक्षण को लेकर वंशागति के लिए किए गए क्रियाकलाप या किए गए प्रयोगों को क्या कहा जाता है, एक संकर संकरण कहते हैं। फिर है द्विसंकर संकरण। तो द्वि का मतलब दो गुणों को लेकर, दो लक्षणों को लेकर अगर आप प्रयोग कर रहे हो, तब वो क्या कहलाता है आपका, तब वो कहलाता है द्विसंकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। उसके बाद बात आती है जनक पीढ़ी की। किसकी बात आती है, जनक पीढ़ी की। जहां से आपने क्रॉस करवाना शुरू किया, जैसे इस एग्जाम्पल में कहां से शुरू किया, इस ऊपर आपके कैपिटल और स्मॉल से यहाँ से शुरू किया है, तो ये जो आपके पास में कैपिटल या स्मॉल होंगे, इनको क्या कहा जाएगा, जनक पीढ़ी कहा जाएगा, पेरेंट्स कहे जाएंगे, है ना। क्या कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे, पेरेंटल आपकी जो है ना। उसके बाद में आती है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक जीन आया, इधर से भी एक जीन आया, क्या बना, कैपिटल और स्मॉल बन गया। ये जो आपके पास में जनक से जो फर्स्ट टाइम आपको मिल रही है, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी बनेगी। कौन सी पीढ़ी बनेगी, F1 पीढ़ी बनेगी। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से आपकी युग्मक बनते हैं, कैपिटल स्मॉल, इधर भी कैपिटल स्मॉल। इस तरह से आपकी अगर टेबल बनाए अपने, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, दोनों कैपिटल मिलेंगे, इधर से भी इधर से भी। अब इधर से कैपिटल, इधर से स्मॉल, फिर इधर से कैपिटल, इधर से स्मॉल। कैपिटल को पहले लिखा था इसलिए लिख रहा हूँ, फिर स्मॉल। तो ये जो आपको मिल रहे हैं बाद में, ये जो है आपके पास में, ये आपकी कौन सी है, F2 पीढ़ी होगी। ये कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी। तो बात समझ में आ गई होगी कि F1 पीढ़ी क्या होती है और F2 पीढ़ी क्या होती है। तो इस वीडियो के अंदर अपने बेसिक जो जानकारियां थी आपके आनुवंशिकता से संबंधित, जैसे मेंडल का परिचय हो गया, मेंडल का परिचय के बाद में आपके कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। ये जो बेसिक जानकारी है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है जरूर बनता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।